जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 53। आज के लेक्चर में हम ऑडिट रिस्क और रिलेटेड प्रोसीजर्स का लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे। कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया था, एक्सप्लेन नहीं किया था, और आपको रीडिंग के लिए असाइनमेंट दी गई थी। तो रीडिंग आपने की होगी, तो उस रीडिंग की बेस पे आज का क्विज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। जरा देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या खुद से अगर आपने पढ़ा है तो आपको कुछ समझ आई या नहीं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया, आपको मिल गया ना? जी करें स्टार्ट। क्या कर रहे हो एक सेकंड में? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अब ये रहा आपके सामने। इसमें साथ साथ हम कुछ डिस्कशन भी करते रहेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। A company breached its debt covenant and now faces default risk. Debt covenant का मतलब क्या? बैंक से जो लोन लिया था उसकी कंडीशंस वायलेट की। What are likely impact on the company's financial statements? क्या इम्पैक्ट हो सकता है? फाइन एंड, हालांकि इसके और भी इफेक्ट है, लेकिन जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से जो रेलिवेंट इफेक्ट है वो कौन सा है? फाइन एंड पेनल्टीज, यानी कंपनी को फाइन या पेनल्टी पे करने पड़ सकते हैं। मजीद अगर बैंक के पास ये भी राइट है कि वो फाइन या पेनल्टी की बजाय ये कह दे कि मुझे मेरा सारा लोन वापस करो, उस सूरत में फिर इस लोन की क्लासिफिकेशन भी चेंज होगी, वो भी एक मसला है, नॉन करंट से करंट में आ जाएगा। और अगर कंपनी के पास पे करने के लिए कैश नहीं है तो फिर गोइंग कंसर्न का इशू भी आ सकता है। तो हालांकि इस सिचुएशन में एक से ज्यादा इश्यूज रेलिवेंट हो सकते हैं, लेकिन गिवन ऑप्शन में से जो रेलिवेंट है वो कौन सा है? फाइन एंड पेनल्टी। ब्रीच की वजह से कोई ना कोई पेनल्टी लगाएगा कि भैया इसको आप पे कीजिए। क्लियर जी? लाइवली इम्पैक्ट का मतलब रिस्क ही है, अब लाजमी तो नहीं एग्जैक्टली वही अल्फाज यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। During an audit, you notice an increase in receivable turnover ratio. What specific risk should this alert you to? Improved customer relationship, the presence of slow-moving and doubtful debts, overstatement of liabilities या decreased sales revenue. अच्छा, इसमें जो अहम चीज, दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट टर्नओवर रेशो। क्या टर्नओवर रेशो से भी रिस्क असेसमेंट हो सकती है? बिल्कुल। इसका मतलब है हम रिस्क असेसमेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, यानी फैक्ट्स जो इंफॉर्मेशन हमें दी होती है उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और नंबर से भी रिस्क असेस कर सकते हैं। जैसे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट होती है, तो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट से भी हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो नोट्स द अकाउंट्स या डिस्क्लोजर्स होते हैं इनमें भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिससे हमारा रिस्क आइडेंटिफाई हो। तो याद रखिए, रिस्क असेसमेंट हम फैक्ट से भी कर सकते हैं, फिगर से भी, फैक्ट्स एंड फिगर दोनों से, यानी डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ की शक्ल में इंफॉर्मेशन दी हो कंपनी के बारे में, उससे भी रिस्क असेसमेंट हो जाएगी। अगर उसने सेल्स की अमाउंट्स, रेशोज, परसेंटेजेस दी हुई हैं, उससे भी रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ये एग्जांपल, जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में उसने कहा था डेट कॉन्वेनेंट हुआ, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। अब ये उसने रेशो में बता दिया है, रेशो तो नंबर्स में होती है। तो रिस्क असेसमेंट दोनों तरह की इंफॉर्मेशन से हो सकती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से भी, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से भी। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या नॉन फाइनेंशियल? ये जो डेटर टर्नओवर रेशो है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, डेटर्स की अमाउंट दी उसने। क्लियर? दूसरी चीज, जो टर्नओवर रेशियोज होती हैं ये दो तरह से हम कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग में। पहला तरीका होता है इन डेज और दूसरा तरीका होता है इन टाइम्स।
ठीक है, इन डेज भी और इन टाइम। ऑडिट में हमेशा टर्नओवर रेशियो इन डेज कैलकुलेट होगी, ये ध्यान में रखिएगा। जहां कहीं टर्नओवर रेशियो लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा, ये इन डेज। अगर किसी जगह इन टाइम्स लिखा भी हुआ है तो आपने उसे इन डेज कन्वर्ट करना है। ये इन डेज और इन टाइम पता है आपको? क्लास में कितने स्टूडेंट है जिन्होंने रेशियो का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ? तकरीबन सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर डेटा टर्न, अगर नहीं किसी ने पढ़ा तो ध्यान में रखे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इंक्रीज होने का मतलब है डेटर्स इंक्रीज हो गए। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इंक्रीज होने का मतलब पिछले साल के क्रेडिटर। अब देखिए पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिस्क क्या है कि भाई उनसे कलेक्शन नहीं हो रही। कलेक्शन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो पे करने के काबिल नहीं है शायद। इसे स्लो मूविंग डेटर्स कहते हैं या बैड डेट। इसका मतलब है बैड डेट्स हैं जो कि मौजूद है और वहां से कलेक्शन नहीं हो रही। तो क्लियर हुआ ये टर्नओवर रेशियो इंक्रीज। ये जो इंक्रीज होता है ना, ये इंडिकेट कर रहा होता है हमारा क्लाइंट था, लिस्टेड क्लाइंट, उसमें उसकी इन्वेंट्री थी कोई मिलियंस की, वो पिछले साल की निस्बत इस साल हमने देखा तो पिछले साल उनका नॉर्मल लेवल होता था फॉर एग्जांपल 500 मिलियन, इस दफा 700 मिलियन इन्वेंट्री थी। हमने कहा 700 मिलियन क्यों? तो पता चला कि 200 मिलियन की इन्वेंट्री उनकी जल गई थी, लेकिन उन्होंने उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, जली हुई इन्वेंट्री। अब चूंकि बिजनेस चलाने के लिए एवरेज लेवल 500 मिलियन था, वो तो उनको इंक्लूड करना ही करना था, और जो 200 मिलियन इन्वेंट्री हो चुके राइट ऑफ नहीं की, वो बैलेंस भी आ रहा था, हालांकि उसे राइट ऑफ होना चाहिए था। तो जब हमने कंपेयर किया पिछले साल 500 मिलियन, इस साल 700 मिलियन एनुअल इंक्रीज है, इन्वेस्टिगेट किया, जाके लोकेशन पे पहुंचे, वेरिफिकेशन की पता चला इन्वेंट्री जली हुई है, फिर उसको राइट ऑफ करवाया। उसी तरह क्या ऐसा पॉसिबल है कि डेटर में कुछ डेटर बैड डेट हो चुके हैं लेकिन राइट ऑफ नहीं किया मैनेजमेंट ने? जब राइट ऑफ नहीं किया तो क्या होगा? जब आप डेटर्स को राइट ऑफ करना छोड़ दें तो क्या होता है, फिर हर साल डेटर्स का बैलेंस इंक्रीज होता जाता है। इसी वजह से जो इंक्रीज होते हैं वो हमारे लिए रेलिवेंट होते हैं। क्लियर हुई है बात? चलिए, तो इसमें करेक्ट कंसेप्ट क्या है कि प्रेजेंस ऑफ स्लो मूविंग डेटर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करनी है, यानी बैड डेट रिकॉर्ड नहीं होगा। क्वेश्चन 3, ये रहा जी क्वेश्चन। तैयार है? 3 नहीं हुआ? ओके, 2 दफा पढ़ना कोई निकल। ये लीजिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। A company's creditor turnover ratio has significantly decreased. What might this indicate? Understatement of sales revenue, overstatement of creditor, understatement of creditor, enhanced operational efficiency. Creditor turnover ratio decrease, इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर डिक्रीज हो गए। जब पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, आप एज ऑडिटर क्या सोचेंगे कि क्रेडिटर्स को अर्ली पेमेंट कर दी गई है, इस वजह से डिक्रीज हो गए हैं, या कि कुछ क्रेडिटर्स हैं जिनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया? अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर, शाबाश, ये रिस्क असेसमेंट आपकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये रहा जी क्वेश्चन 4 आपके सामने। ये अब प्रोसीजर वाला क्वेश्चन पूछ लिया उसने। यू आर ऑडिटिंग ए कंपनी विद ए रिसेंट इंक्रीज इन वारंटी पीरियड कंप्लेंट्स। वारंटी की कंप्लेंट्स में इजाफा हुआ। व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ? वारंटी की प्रोविजन भी बढ़नी चाहिए। वारंटी पीरियड में या वारंटी कंप्लेन में इजाफा हो तो प्रोविजन फॉर वारंटी भी बढ़नी चाहिए। क्या करेंगे आप? रिव्यू द कंपनीज वर्किंग पेपर्स फॉर, कंपनी की कैलकुलेशन देखेंगे कि बताइए कि आपने वारंटी की प्रोविजन अब की बार सही रिकॉर्ड किया कि नहीं की, उसकी कैलकुलेशन देखना चाहिए। यानी क्या कह रहा है? प्रोविजन की कैलकुलेशन देखो कि क्या कैलकुलेशन में अब जो इंक्रीज्ड कंप्लेन आ रही है या इंक्रीज वारंटी पीरियड है, इसका इफेक्ट सही से लिया गया कि नहीं लिया गया। जैसे आपके ख्याल में अगर वारंटी पीरियड डबल हो जाए तो प्रोविजन भी कितनी होनी चाहिए? डबल हो जानी चाहिए। इसी पे क्वेश्चन था, उसमें से कहा वारंटी पीरियड 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया, जिससे सेल बढ़ी। सेल बढ़ती है ना फिर से, लेकिन प्रोविजन फॉर वारंटी सेम थी। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। किसमें मिस स्टेटमेंट है? प्रोविजन फॉर वारंटी में। चेक करने के लिए हमने क्या करना है? रिव्यू करना है उनकी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। ये प्रोसीजर समझ आ रहा है? क्या ये प्रोसीजर इस रिस्क से रेलिवेंट है? तो इससे आपको ये पता चला कि जो प्रोसीजर्स हैं रिस्क से रिलेटेड प्रोसीजर्स आपने बताने हैं। बाकी के इससे ये स्किल आपकी टेस्ट हो रही है। नंबर 1 आपको इन्फॉर्मेशन से पता चल जाए। आज की क्विज में 2 स्किल। नंबर 1 इन्फॉर्मेशन से पता चल जाए कौन सा रिस्क है, और नंबर 2 जो रिस्क है उससे रिलेटेड प्रोसीजर आइडेंटिफाई करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5,
फैक्ट्री क्लोजर हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोर्ड, यानी 4 फैक्ट्रीज थी 4 सिटीज में, एक सिटी में जो फैक्ट्री थी उसको क्लोज कर दिया। व्हाट की स्टेप शुड बी टेकन रिगार्डिंग द फैक्ट्रीज एसेट्स, फैक्ट्री के एसेट्स के बारे में क्या ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए, क्या क्यों फेयर वैल्यू रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब जो फिक्स एसेट्स हमने सेल करने होते हैं क्या उसको फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। भाई फैक्ट्री बंद हो गई, 4 में से एक फैक्ट्री बंद हो गई, अब इसके एसेट को कैसे ट्रीट करना चाहिए, करंट एसेट में लेके जाएं और किस अमाउंट पे लेके जाएं, फेयर वैल्यू पे लेके जाएं। ठीक, अच्छा इसमें एक और चीज है रखिए, अगर एक फैक्ट्री थी वही क्लोज हो गई तो ये गोइंग, अगर 4 फैक्ट्री थी उनमें से एक क्लोज हुई 3 तो फिर गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है, लेकिन एसेट का मसला आएगा। और एक और मसला आएगा, ये जिन से पड़ा हुआ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का, जिसे आप काउंटिंग में रिडंडेंसी प्रोविजन भी कहते हैं, ऐसे है। हाँ जी, रिडंडेंट एम्प्लॉइज की प्रोविजन रिकॉर्ड करने जी, गुड। ये थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ये रहा जी। डेवलपमेंट कास्ट को वेरीफाई करते हुए लग रहा है मिस क्लासिफिकेशन होगी। क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट बजट। डेवलपमेंट कास्ट को वेरीफाई करते हुए सबसे अहम फैक्टर क्या है कि उसका क्राइटेरिया मेट हुआ कि नहीं। अगर क्राइटेरिया मेट हुआ तो वो कैपिटलाइज होगा, और अगर क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ वो रिसर्च में जाएगा। किसी को क्राइटेरिया याद है डेवलपमेंट कास्ट का? डेवलपमेंट कास्ट का क्राइटेरिया याद है? हाँ, वो 5 या 6 स्टेप्स होते हैं, करेक्ट। चलिए इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ये रहा। कंपनी एंगेजेस इन एक्सटेंसिव फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में क्या रिस्क है? एक्सचेंज रेट का, कि एक्सचेंज रेट सही यूज हुआ कि नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट। देखिए इसी तरह आपने एग्जाम क्वेश्चन में भी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। फर्क सिर्फ ये होगा, एग्जाम क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट नहीं होगी, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होगी, यानी 2-3 बड़े पैराग्राफ होंगे। और दूसरा फर्क ये होगा कि उसमें आपको ऑप्शंस देनी होंगी, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि फॉरेन करेंसी में कौन सा रिस्क आता है। ठीक है, वरना सिचुएशन सारी यही होंगी, रिस्क भी यही होंगे, वो इन्हीं रिस्क में खेलेगा। प्रोसीजर्स भी वही होंगे। प्रोसीजर की तरफ अभी हम ज्यादा नहीं गए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 ये रहा जी। क्वेश्चन 8 During audit you observe a significant decrease in sale. What should you discuss? अच्छा, जब सेल डिक्रीज हो 2 चीजें हम डिस्कस करते हैं, यानी 2 चीजों में रिस्क आता है। नंबर 1 इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी, नंबर 2 एसेट इम्पेयर्ड होगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि गिवन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है तो कौन सा होगा? इम्पेयरमेंट। चेंज इन कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये ऑडिटर का काम नहीं है, ये तो बिजनेसमैन का काम है। हाँ जी, इम्पेयरमेंट, सेल कम हो गई है, जो कंपनी चीजें बना रही है वो नहीं बिक रही, तो इसका मतलब जो इन्वेंट्री है वो भी ऑब्सोलीट हो गई। तो जिस एसेट से इन्वेंट्री बन रही है वो भी यूज नहीं होगा, वैल्यू इन यूज कम हो गई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 A company faces potential going concern issues. What specific misstatements might occur if these concerns are not addressed? Overstatement of intangible. जब गोइंग कंसर्न के इश्यूज होंगे तो हमारे लिए इशू क्या होता है? अगर याद रखें गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट हो तो सारे एसेट्स और लायबिलिटी करंट में क्लासिफाई होते हैं, लॉन्ग टर्म कोई भी नहीं होता, क्योंकि गोइंग कंसर्न का जो असेसमेंट पीरियड है ना वो 12 मंथ है। तो गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट का मतलब है कंपनी अगले 12 महीनों के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाएगी,
तो जब 1 साल से ज्यादा चलेगी नहीं तो कोई भी नॉन करंट एसेट या लायबिलिटी नहीं होगा सारे। और अगर आप ऐसे नहीं करते तो उसका मतलब है करंट और नॉन करंट में मिसक्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 10। A company has classified certain non-current asset held for sale. What must be confirmed? भाई नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल करंट एसेट में आते हैं ना, तो करंट एसेट में कौन सी डेप्रिसिएशन होती है? डेप्रिसिएशन जानबूझ के गलत बता रहे हैं आप। सी एसेट्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। एसेट्स हेल्ड फॉर सेल फेयर वैल्यू पे आते हैं। 11 ये रहा। लीगल डिस्प्यूट्स हैं, ऑडिटर को प्राइमरी कंसर्न क्या है? अंडरस्टैंड ऑफ सेल्स रेवेन्यू। और लीगल केस का सेल से क्या ताल्लुक है? गुमराह कर रहा है। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजंस आर कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ये रिस्क होता है कि जिन लिटिगेशन पे कंपनी हार रही है उनकी प्रोविजन, और जिन पे नहीं हार रही उनका कम से कम डिस्क्लोजर देना है। न्यू आईटी सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, जब कभी नया आईटी सिस्टम क्वेश्चन में आया, आपके ऑडिट प्रोसीजर में एक प्रोसीजर कंफर्म होना चाहिए। कौन सा? उसको टेस्ट करना है। टेस्टिंग द न्यू आईटी सिस्टम इंटरनल कंट्रोल, के पता चले वो आईटी सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये केस स्टडीज में आएगा ये प्रोसीजर सर। इसका मतलब है पढ़ के आए, समझ आई है। और वैसे भी हमने आज के एमसीक्यू थोड़े हल्की आंच पे रखे हुए हैं, बेसिक नॉलेज टेस्ट करना है। आप देखें, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के ज्यादा क्वेश्चन है, प्रोसीजर्स के कम कम है। कल प्रोसीजर के ज्यादा करेंगे। Finance department working without financial controller. What is the significant risk related to this situation? Enhanced sales target errors due to lack of segregation. Lack of segregation of duties क्यों? क्योंकि जो बंदा काम कर रहा है उसको कोई चेक करने वाला नहीं होगा। Segregation of duty यही होता है कि अलग अलग लोगों का ना होना काम में। भाई जनाब ना बोला, आप सही ऑप्शन भी ना बताया करें, मेहरबानी। नहीं, असल में बच्चे सोच रहे होते हैं, आगे डिस्टर्ब होते हैं वो, आप सोचने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी आज का। A company's current ratio has significantly decreased and it incurred a loss during the year. What specific issue should be assessed? लॉस है, करंट रेशियो डिक्रीज होगी, मतलब एसेट्स नहीं है, कैश नहीं है। एक मिनट, नहीं, ये गोइंग कंसर्न का इशू था, ये शायद टाइपिंग है, ये टाइपिंग में गलत हो गया, ये गोइंग कंसर्न का इशू था। एक मिनट ठहर जाए, ऐसे क्यों नहीं देखना, अभी होने लगा। ठीक है ना, सारे एक बराबर हो जाए। लेकिन असल ऑप्शन इसकी गोइंग कंसर्न इश्यूज है, बाद में नहीं। हाँ जी, नहीं, गोइंग कंसर्न इशू मेन इसका था, ये वो गलती से किसी दूसरे के टाइप हो गए। चलिए आज के टॉपर्स, शाबाश। जी फर्स्ट, सेकंड पोजीशन, सेकंड, शाबाश। थर्ड पोजीशन, भाई सेकंड पोजीशन में दो कैसे आ गए हैं भाई? थर्ड पोजीशन, शाबाश। थर्ड पोजीशन क्या हाइब्रिड में? फोर्थ पोजीशन, शाबाश। फिफ्थ पोजीशन, सिक्स, शाबाश। सेवंथ, इधर से एट्थ, नाइन्थ, शाबाश। नाइन्थ, टेंथ पोजीशन, शाबाश। चलिए अब चलते हैं हम अपने
इसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। पहले मेरा प्लान था तरतीब के साथ चलें, पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट फिर उसके बाद केस स्टडीज, लेकिन अब केस स्टडी को हम पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसके बाद। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको किसी क्लाइंट के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी होगी और दो चीजें पॉसिबल है, या तो आपसे सिर्फ इतना कहेगा कि रिस्क आइडेंटिफाई करो, या आपके साथ कहेगा, आपसे कहेगा रिस्क आइडेंटिफाई करो और उसके साथ प्रोसीजर्स भी बताओ। ठीक है, हमने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 आपके सामने है, इसमें 3 कॉलम है। पहला इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, दूसरा रिस्क और उसकी एक्सप्लेनेशन है, और तीसरा है ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से, जो इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे जिस तरह हमारे कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में थ्रेट होता था, हमें उससे इंफॉर्मेशन दी होती थी, उस इंफॉर्मेशन से हम थ्रेट आइडेंटिफाई करते थे, फिर थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन एंड सेफगार्ड होता था। सिमिलर प्रोसीजर यहां पे होगा, सिमिलर स्टाइल यहां पे है कि उसने हमें किसी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, और ये इंफॉर्मेशन लेकिन अमूमी तौर पे कंटिन्यूस पैराग्राफ फॉर्म में होती है, 1 2 3 करके नहीं होती। हमने उसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं, और जिस तरह कोड ऑफ एथिक्स में होता है ना, कभी सिर्फ कहता है थ्रेट आइडेंटिफाई कर दो, एक्सप्लेन कर दो। कोर्स ऑफ एक्शन कुछ क्वेश्चन में नहीं भी पूछता था, ऐसा है ना, जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की है कि हर कोड ऑफ एथिक्स हर क्वेश्चन में सेफगार्ड होता था। उसकी मर्जी है, कभी सिर्फ वो कहता था थ्रेट आइडेंटिफाई कर दो, और कभी कहता था सेफगार्ड्स भी बताओ कोर्स ऑफ एक्शन। उसी तरह रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में कभी कहेगा सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करो, कभी कहेगा रिस्क के साथ साथ प्रोसीजर भी बताओ। तो ये लेफ्ट साइड पे इंफॉर्मेशन है, ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिलेगी। आपने इस इंफॉर्मेशन से इस नतीजे पे पहुंचना है कि इस चीज की वजह से ये रिस्क है, और इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए ये प्रोसेस, यानी जैसे कोड ऑफ एथिक्स में ये थ्रेट और ये आपका सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरीके से। ठीक, तो अब क्या करते हैं, वन बाय वन इंफॉर्मेशन पढ़े, मैं इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा और आपके साथ रिस्क डिस्कस करूंगा, ताकि मुझे पहले ये पता चल जाए कि आप रिस्क सही आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं। क्योंकि अच्छा गैस कीजिए, इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें अगर एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो आपसे कहता है कि रिस्क भी आइडेंटिफाई करो और उसके प्रोसीजर भी बताओ, तो आपके क्वेश्चन के 2 हिस्से होंगे। नंबर 1 रिस्क आइडेंटिफाई करना, नंबर 2 प्रोसीजर। बताइए इसमें स्टूडेंट्स 2 गलतियां कौन सी करते हैं अमूमी तौर में। नंबर 1 इंफॉर्मेशन से गलत रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक ये रिस्क है कि रिस्क कोई और है, आइडेंटिफाई कोई और कर लिया, एक गलती है। और दूसरी गलती क्या होती है कि रिस्क सही आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोसीजर गलत बता दिया, होने कुछ और थे कर कुछ और दिए। ठीक है, बस आप बताइए इन दोनों में से बड़ी गलती कौन सी है। एक बड़ी गलती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं, एक छोटी गलती है जिसे मार्क्स और डिडक्ट होते हैं, स्टूडेंट अमूमी तौर पे फेल नहीं होते। बड़ी गलती कौन सी, रिस्क गलत आइडेंटिफाई करना। क्योंकि रिस्क अगर गलत आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो उस गलत रिस्क के सही प्रोसीजर गलत ही होंगे। समझ रहे हैं, अगर रिस्क असेसमेंट गलत कर दिए, रिस्क गलत आइडेंटिफाई किया, तो गलत रिस्क के जो सही प्रोसीजर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट गलत ही होंगे। इसीलिए रिस्क असेसमेंट के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। और मैं भी अभी आपको 2 हिस्सों में ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, यानी 2 दफा कराऊंगा। पहली दफा इंफॉर्मेशन से रिस्क, और फिर रिस्क से प्रोसीजर की तरफ। पहले इंक्रीज इन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको थोड़ा सा फिर हम ऐसे करते हैं, जरा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। इंक्रीज क्वेश्चन में, अच्छा ये इंफॉर्मेशन आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब आप मैच्योर हो जाएं। सेम अल्फाज यूज करे केस स्टडी में लाजमी नहीं। जिस तरह आपके लिए लाजिम नहीं है ना कि जो बुक के अल्फाज हैं एग्जैक्टली वही यूज करें, सेम कंसेप्ट रखते हुए आप अपने अल्फाज भी यूज कर सकते। उसी तरह एग्जामिनर के ऊपर भी लाजिम नहीं है कि वो वही अल्फाज इस्तेमाल करे जो किताब में है। वो सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन डिफरेंट वर्ड्स के साथ भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन ये है, लाजमी नहीं वो इन्हीं अल्फाज के साथ क्वेश्चन पूछे। कंसेप्ट यही होगा, अल्फाज डिफरेंट भी हो सकते हैं। इंक्रीज इन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है, डेटर्स बढ़े। रिस्क किस चीज में है, डेटर्स में। क्या रिस्क है, डेटर्स ओवरस्टेट होंगे, बैड डेट का रिस्क है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। अभी मैं आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर काम नहीं कर रहा, ध्यान में रखिएगा, मैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम कर रहा हूं कि आप रिस्क और सही प्रोसीजर पे पहुंच जाए। अभी उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं, हालांकि प्रेजेंटेशन है, हेडिंग देते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन देते हैं। हेडिंग में हम 2 चीजें अमूमी तौर पे लिखते हैं, एक रिस्क एरिया, किस एरिया में रिस्क है और किस दर्शन में रिस्क है, एरिया और दर्शन। लेकिन मैं अभी इतने डिटेल लेवल पे आपको नहीं लेके जा रहा। क्या इंक्रीज इन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ के आपको ये लग रहा है कि रिस्क है कि डेटर्स ओवरस्टेटेड होंगे, बढ़ गए हैं, कलेक्शन नहीं हो रही? इसका मतलब है हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट के ऊपर। इसी तरह अगर क्वेश्चन में कहते हैं डिस्प्यूट विद डेटर है, किसी डेटर के साथ झगड़ा हो गया, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ जाहिर है कोई ना कोई इनवॉइस के ऊपर डिस्प्यूट होगा, फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं है। इसमें भी फोकस किसके ऊपर करना है, डेटर्स में, प्रोविजन फॉर बैड डेट के ऊपर। क्लियर, चलिए आगे चलो। डिक्रीज इन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्या रिस्क है इसमें, अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुए। एग्री करते हैं, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो
पूछ सकता है अगर वो कन्विंस ना हो कि सर ये चीज इस चीज को इंडिकेट कर रही है। लाजमी तो अगर क्राइटेरिया डिक्रीज हुए हैं तो लाजमी तो नहीं, अंडरस्टेड ही हो। क्यों, क्या हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है कि वो पे हो गए हों। देखें, हर इंफॉर्मेशन जो है ना उसके दो पर्सपेक्टिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। इसलिए तो इंक्रीज इन डेटर में भी हो सकता है सेल्स बढ़ गई हो, ज्यादा हो गई हो, ठीक है। डिक्रीज इन क्राइटेरिया में भी ये पॉसिबल है कि क्राइटेरिया जो है उसको पेमेंट कर दी हो जल्दी। एज अ डेटर देखें, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे ना, आप कभी मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव से बड़ा नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए, स्केप्टिक माइंडसेट के साथ जाएंगे तो फिर ही मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर पाएंगे। देखें, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी जगह फर्ज कीजिए कत्ल की वारदात हुई और कोई इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करने आया, अगर वो हर एक को यही एज्यूम करके चलेगा कि इसने मर्डर नहीं किया तो कभी किलर को नहीं पकड़ सकता। अगर वो इस माइंड के सेट के साथ चले कि कोई भी मर्डर कर सकता है, जाहिर कहने को नेगेटिव है लेकिन उसकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, ठीक है, कि उसे नेगेटिव ही सोचना होता है, तो फिर शायद वो किलर को पकड़ लेगा। अच्छा, अब इसमें उसके बहुत से शक गलत भी साबित होंगे, हर बंदा तो मर्डर नहीं ना होगा। 10 बंदे किसी जगह पे किसी एक ने किया है, 9 तो इनोसेंट है, लेकिन उसने हर एक के साथ डीलिंग इन्वेस्टिगेशन इस माइंडसेट के साथ ही करने हैं। ये नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, हमारी भी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है। हमने हर एरिया में जो भी चेंज होता है अनयूजुअल चेंज, उसमें इसी माइंडसेट के साथ उसको वेरीफाई करना है कि इसमें मिसस्टेटमेंट हो सकते। इसमें बहुत से एरियाज में मिसस्टेटमेंट नहीं भी होगी, लेकिन अगर किसी एरिया में मिसस्टेटमेंट है तो वो आइडेंटिफाई इसी माइंडसेट के साथ होगी। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे डाटा ज्यादा क्योंकि सेल ज्यादा की होगी, फिर मिसस्टेटमेंट हाथ नहीं आएगी। तो हमने हमेशा स्केप्टिसिज्म के साथ रिस्क असेसमेंट करनी है। यानी अगर किसी जगह भी इन शॉर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रीजन हुई तो एज ऑडिटर हमने किस तरह जाना है, नेगेटिव, ठीक है। गिलास आधा भरा आधा खाली, ऑडिटर हमेशा क्या सोचेगा, आधा खाली सोचेगा। आगे चलते हैं, वारंटी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कह देना क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट्स पे वारंटी दे रहा है, रिस्क फिर भी आ जाएगा, वारंटी प्रोविजन सही रिकॉर्ड नहीं क्योंकि एस्टिमेटेड अमाउंट है। लेकिन अगर कहते हैं कि वारंटी पीरियड ज्यादा कर दिया, अगर कहते हैं प्रोडक्ट के क्लेम्स कंप्लेन ज्यादा आ रही हैं, तो किस एरिया में प्रॉब्लम है? प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री में तो है, शाबाश, इन्वेंट्री में भी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम किसमें है? प्रोविजन फॉर वारंटी में भी। उसकी अमाउंट भी ठीक है, बढ़ाने की जरूरत है, उसकी कैलकुलेशन चेक करो। भाई एग्री करते हैं। देखिए, असल चीज है इंफॉर्मेशन से लिंक करना। जैसे कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा काफी है। ये केस स्टडी में आपको इशारा देगा, इस इशारे से आपने इस नतीजे पे पहुंचना है। तो इन दोनों का ना एक लॉजिकल लिंक है, इंफॉर्मेशन और किस इंफॉर्मेशन से कौन सा रिस्क आ रहा है। अगर ये लिंक बन रहा है तो इसको टिक करते जाए। जहां पे आपको लगे कि सर इनका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो फिर आपने मुझसे वो पूछ लेना, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में फर्दर। क्लोजर ऑफ फैक्ट्री। अच्छा, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री की वजह से 2 रिस्क होते हैं। पहली चीज, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री में कौन सा रिस्क नहीं है? गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं। अगर आपकी मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं, आप उनमें से कोई एक छोटी मोटी लॉस मेकिंग फैक्ट्री को क्लोज कर देते हैं, गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं है। हाँ, अगर एक ही फैक्ट्री हो या 2 हो, लेकिन उनमें से जो मेजर वाली फैक्ट्री है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री है, जैसे लार्जेस्ट डेटर बैड डेट हो जाए तो गोइंग कंसर्न का रिस्क होता है, उससे लार्जेस्ट फैक्ट्री प्रोडक्शन बंद कर दे, फिर तो गोइंग कंसर्न का रिस्क है। लेकिन अगर 4-5 फैक्ट्रीज हैं, उनमें कोई एवरेज लेवल की फैक्ट्री है, वो लॉस मेकिंग थी, हमने फैसला किया बंद कर देते हैं इसकी प्रोडक्शन, वो गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं है। अच्छा, फिर अगला सवाल किसका रिस्क है? वो 2 चीजों का, क्योंकि जब कोई फैक्ट्री बंद होती है ना, 2 चीजें सरप्लस होती हैं, एक उसकी एसेट्स और दूसरे उसके एम्प्लॉइज। एसेट्स का ट्रीटमेंट ये है कि उनको करंट हेल्ड फॉर सेल करना है, यानी करंट एसेट में शो करना है और फेयर वैल्यू पे शो करना है। नॉन करंट एसेट का ट्रीटमेंट क्या है? उनको करंट एसेट में शो करना है और फेयर वैल्यू पे शो करना है। और एम्प्लॉइज का ट्रीटमेंट क्या है कि उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, कि अब उनको अर्ली टर्मिनेट करना है ना। ये आपको पता होगा, अर्ली टर्मिनेट किसी भी एम्प्लॉइज को करेंगे एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन देते हैं बाय लॉ, बाय एग्रीमेंट भी है। क्लोजर फैक्ट। अच्छा, यहाँ पे इसने क्लोजर फैक्ट्री में सिर्फ एक रिस्क बताया, वैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट का। एम्प्लॉइज का रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन आगे कहीं आएगा, तब मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं कि काफी अब पता चल जाएगा। क्लोजर ऑफ फैक्ट्री से हमेशा आपके में दोनों रिस्क आ जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बल्कि दूसरी भी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन आ गई। डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड। क्वेश्चन में सिर्फ इतना उसने लिख दिया, डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड, तो आपको पता चल जाना चाहिए रिस्क है क्या, कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कॉस्ट में कहीं रिसर्च कॉस्ट शामिल तो नहीं कर दी। ठीक है, ये रिस्क और एक और इससे तकरीबन मिलता जुलता इसका जुड़वा भाई है एक और रिस्क। एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मिसक्लासिफिकेशन, एक है रिपेयर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में मिसक्लासिफिकेशन। रिपेयर एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उसमें भी यही मेन कंसेप्ट है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है तो देखना उसमें कोई रेवेन्यू नेचर का तो मिसक्लासिफाई नहीं हो गया। डेवलपमेंट कॉस्ट में आप एग्री करते हैं कि मिसक्लासिफिकेशन का रिस्क है। डिक्लाइन इन सेल्स, सेल्स कम हुई, कहां रिस्क है? इन्वेंट्री में और इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट में। शाबाश।
लीगल एक्शन बाय अदर पार्टीज ऑन इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ कॉपीराइट्स। हमने अच्छा ये केस स्टडी थी। अच्छा एक मिनट, डिक्लाइन इन सेल का तो रिस्क होता है इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने का रिस्क है ना, कि जब सेल कम हो रही है इन्वेंट्री रेगुलर प्राइस में नहीं बिकेगी, इसको भी राइट डाउन करना पड़ेगा, ये समझ आता है। इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट ये भी समझ आता है कि जब इन्वेंट्री फ्लॉप तो जो मशीनरी उस इन्वेंट्री को बना रही है वो भी यूजलेस हो गई, वो भी फ्लॉप। इंटेंजिबल कैसे, अगर ये इंटेंजिबल उस फ्लॉप प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो फिर ये भी किसी काम के नहीं रहे। हाँ किसी और प्रोडक्ट से रिलेटेड है या किसी और चीज के इंटेंजिबल एसेट है फिर ठीक है, लेकिन इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो फ्लॉप हो चुकी है, जो एसेट है वो क्या होगा, ठीक। एक आईकैप की केस स्टडी है, उसमें उसने कहा कि हमें एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिला बायर की तरफ से। उसने कहा मैं अगले 5 साल के लिए आपसे हर साल 10,000 यूनिट की इन्वेंट्री बाय करूंगा, लेकिन ये आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक स्पेशल किस्म की इन्वेंट्री तैयार करनी है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। उसकी स्पेशल किस्म की इन्वेंट्री तैयार करने के लिए हमने मशीनरी भी स्पेशल किस्म की बाय की, क्योंकि डाई जाहिर है उसकी फर्क होगी जो भी उसका स्ट्रक्चर है। जब हमने मशीनरी बाय कर ली, कुछ प्रोडक्शन कर ली, कुछ इन्वेंट्री थी, वो इन्वेंट्री उसको बेच भी दी। दूसरे साल के एंड पे पता चला कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। बताइए इफेक्ट क्या होगा आपके ऑडिट पे, क्या रिस्क है, एसेट्स इंपेयर्ड हो गए, शाबाश। और क्या हुआ, इन्वेंट्री भी, हाँ ये सुनना चाह रहा था, ये से बताइए और क्या हुआ, इन्वेंट्री भी ऑब्सोलीट हो गई। क्या एक इशू का इफेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे आ सकता है, बिल्कुल। भाई फिक्स एसेट इंपेयर्ड हो गए, क्यों, क्योंकि आइंदा बैंकरप्ट हो गया, आइंदा कहां सेल होनी है, और ये चीज और कोई बायर खरीदेगा नहीं। जो इन्वेंट्री बनी थी, क्लियर, आगे चलें, यहां खागे मार। कस्टमर बैंकरप्ट हुआ तो उसकी भी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करनी, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट भी आएगी। इस एग्जांपल में 3 एरियाज इफेक्ट हुए थे, समझ रहे हैं। गोइंग कंसर्न लार्जेस्ट डेटर पे, ये लार्जेस्ट डेटर नहीं था, स्पेशल डेटर जरूर था, लार्जेस्ट नहीं था। इन्वेंट्री और प्रोविजन, इन्वेंट्री को राइट डाउन करना है उस इन्वेंट्री को जो अभी बिकी नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, हम उस डेटर से जो इन्वेंट्री बेच चुके हैं उसके रिसीवेबल की प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, कुछ हमने आइंदा प्रोडक्शन, कुछ ऐसा नहीं है कि हमने सारे बेच दिए होंगे, कुछ प्रोडक्शन साथ साथ कर रहे होंगे ना, ठीक है। तो जो अभी अनसोल्ड स्टॉक है उसकी प्रोविजन हो जाएगी, और जो सोल्ड स्टॉक है, और जो अनसोल्ड स्टॉक है उसका राइट डाउन टू एनआरवी हो जाएगा, और जो सोल्ड स्टॉक है, ठीक है। अब जैसे फर्ज कीजिए हम सैमसंग के ऑडिटर है, पता चला उन्होंने नया मॉडल लॉन्च किया है, और एक इस तरह का इशू हुआ था शायद गालबन सैमसंग या किसी और कंपनी का, कि जो उसकी बैटरी थी ओवर चार्जिंग की वजह से हीट अप होकर डिस्ट्रॉय हो जाती थी। ये इस तरह का इशू हुआ था ना, हाँ जी। अब अगर फर्ज कीजिए इस तरह के इशूज हुए हैं, एज ऑडिटर क्या इंपैक्ट होगा, हाँ एक प्रोविजन फॉर वारंटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। प्रोविजन फॉर वारंटी किनकी करेंगे, जो एसेट्स सोल्ड हो चुके हैं, लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे भी होंगे जो हमारे पास स्टॉक में मौजूद है, उनको राइट डाउन, क्योंकि वो रेगुलर प्राइस पे एज इट इज फॉर्म में नहीं बिकेंगे, उनको कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, अब तो बैटरी चेंज करनी पड़ेगी इनको, ठीक है। हाँ लिटिगे, ये समझ आ गया। दो तो कंफर्म आएंगे। अब आपने मजीद पॉइंट ऐड कर दिया तो मैं भी पॉइंट ऐड करता हूं। 2 तो कंफर्म आएंगे। नंबर 1 प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी किसकी, जो यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। दूसरा 2 राइट डाउन टू एनआरवी, राइट डाउन टू एनआरवी क्या, जो स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको मॉडिफाई करके अब हमने सेल करेंगे, एज इट इज में सेल नहीं हो सकता। तीसरा इन्होंने कहा सर लिटिगेशन भी तो होगी, क्या लिटिगेशन होगी, अगर इसके मेल फंक्शनिंग की वजह से किसी को नुकसान हुआ है जानी या माली, उस सूरत में प्रोविजन फॉर लिटिगेशन होगी, वरना नहीं होगी। जानी या माली नुकसान हुआ, देखिए नुकसान हुआ, अगर नॉर्मल हुआ वो तो वारंटी में क्लेम हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को नुकसान हुआ उस सूरत में लिटिगेशन होगी। अच्छा उसने कहा, आगे उसने कहा कि कंपनी ने क्या किया, आगे इसी केस को आगे लेके चलते हैं। उसने कहा कि कंपनी ने जिस सप्लायर से बैटरीज खरीदी थी ना, वो कोई सप्लायर था, जितनी पेनल्टी या प्रोविजन या कंपनसेशन उसने अपने कस्टमर को दी ना कंपनी ने, इक्वल अमाउंट उसने सप्लायर से रीइंबर्स करवाने के लिए कह दिया और उसका रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है जी? हाइब्रिड क्लास में से बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? कंपनी ने जितनी कंपनसेशन आगे पे करनी थी वो सारे डैमेजेस जिससे बैटरी खरीदी थी कंपोनेंट खरीदा था उससे रिकवरेबल के तौर पे बुक कर लिया ना। एक हाइब्रिड क्लास में रूम नंबर 4 में बताइए, रूम नंबर 4 में जी। हाँ शाबाश। रिसीवेबल तभी रिकॉर्ड हो सकता है
जब वो सर्टन हो, अगर सर्टन नहीं है वो रिकॉर्ड, इसमें यही कंसेप्ट था, जैसे इंश्योरेंस रिसीवेबल था ना, उसी तरह ये कंपनसेशन रिसीवेबल है, जब तक सर्टन ना हो तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक और केस लीजिए। हाँ, इसमें रेपुटेशन का रिस्क भी तो आएगा, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड होती ही नहीं है, और जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ही नहीं होती क्यों रिस्क आएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा पॉइंट अब रेज कर दिया है कि उसे नई दुनिया का पोर्टल खुल गया। एक मिनट है, अब इसको बाद में देखेंगे, भाई का पॉइंट है भाई, अब गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस एक एग्जांपल के पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा है। इन्होंने कहा सर, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी का ब्रेक सिस्टम फेल हो जाए, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएं, या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी की मेडिसिन इस्तेमाल करके लोग मरना शुरू हो जाएं, या ये जो भी हम एग्जांपल दे रहे थे फोन, ठीक है, वो बैटरी जो है वो खराब होना शुरू हो जाए, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए, इसमें चले इन्वेंटरी गई, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम आ गए, तो सारा कुछ लिटिगेशन भी आ गया, सारा कुछ, इसमें गुडविल भी तो इफेक्ट होगी कंपनी की, वो भी तो। अब सुनिए, गौर से सुनिए, बहुत अहम पॉइंट, बिल्कुल गुडविल कंपनी की इफेक्ट होगी, लेकिन ऑडिटर को उससे कोई गर्ज नहीं है, इसलिए कि गुडविल इंटरनली जनरेटेड गुडविल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, वो तबाही फिर जाए गुडविल की, कोई मसला नहीं है, वो ऑडिटर का रिस्क नहीं है उसमें, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें रिस्क, क्योंकि ऑडिटर का रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, भाई समझ रहे हैं। अच्छा, जब परचेज गुडविल फिर होगा ना, वो तो और चीज है, इंटरनली, हाँ, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड या गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, मैं भी यही कलप रहा हूं नहीं, मैंने ये नहीं बोला भाई, ये पॉइंट आगे आने वाला, गौर से सुने। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई रिस्क नहीं, क्योंकि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन तो सुनते ही उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों? बिजनेसमैन का रिस्क है कि भाई मेरी रेपुटेशन खराब है, कल को मैं दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, लोग वो भी नहीं खरीदेंगे, लोग कहेंगे इसकी 660 सीसी गाड़ी जो है वो तबाह होती है, उसमें आग लगती गई है, जो 1300 सीसी होगी वो तो धमाके से उड़ जाया करेगी। भाई ऐसे गुडविल ऐसे ही होता है ना, वो इफेक्ट। इसीलिए याद रखिए, गुडविल का इफेक्ट होना, रेपुटेशन का इफेक्ट होना ऑडिट रिस्क नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बिजनेस रिस्क है, क्योंकि बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, बिजनेस की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ऑपरेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी, इसको इफेक्ट कर रहा है। तो ये एग्जांपल नोट कर ले, क्लासिक एग्जांपल, ये ऑडिट रिस्क नहीं है, बिजनेस रिस्क है। इसका मतलब ये हुआ, बिजनेस रिस्क कुछ और है, ऑडिट रिस्क कुछ और है। बिजनेस रिस्क कुछ और है, ऑडिट रिस्क कुछ और है। कई दफा किसी एक इवेंट से बिजनेस रिस्क भी इफेक्ट होता है, ऑडिट रिस्क भी। कभी हो सकता है सिर्फ बिजनेस रिस्क हो, ऑडिट रिस्क ना हो। वैसे अगर आपको बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में फर्क समझ आ गया है, जो कि मुझे नहीं लगता आया होगा, तो एक सवाल पूछता हूं, अगर सही जवाब दे दिया ना, तो मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 पढ़ा रहा था, तो पढ़ते पढ़ते लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 भी बिल्ड हो गया कंसेप्ट। भाई 4 में और 5 में फर्क क्या है? बिजनेस रिस्क एंड रिलेटेड ऑडिट रिस्क। इसमें बता रहा है बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में क्या फर्क है। बिजनेस रिस्क और कि किस बिजनेस रिस्क से क्या ऑडिट रिस्क आ रहा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है, बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क। 5 क्या है? ऑडिट रिस्क और सब्सिडेंटी। अब ये मेरा कसूर नहीं, भाई का कसूर है, मैं तो सिर्फ ऑडिट रिस्क और प्रोसीजर पढ़ा रहा था, ये बिजनेस रिस्क की तरफ लेके गया है। तो एक एग्जांपल, उसके बाद फिर वापस हम उधर ही चलते हैं। आपने मुझे बताना है ये बिजनेस रिस्क है, ऑडिट रिस्क है, या कि दोनों ही नहीं, या दोनों। आप कॉलेज से क्लास खत्म हुई 1:55 पे, बाहर निकले, आपने सोचा घर जाते हैं देर हो जाएगी, साथ ही नमाज पढ़ के निकलते हैं। नमाज पढ़ के निकले, फिर आपने मोटरसाइकिल की टैंकी चेक की, पेट्रोल कम था, आपने कहा पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवाते हैं। आपने उसे कहा भैया ये क्या रेट है, ये मुझे 274। आपने उसे कहा भाई ऐसा करो कि 3 लीटर पेट्रोल डाल दो, जितना कभी 3 लीटर पेट्रोल डाल दिया। चलें, आपने उसे कहा कि 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, आपने उसे 275 1 लीटर कहा, उसने आप 1 लीटर पेट्रोल डाला, आपने उसे गिन के 280 रुपए दिए, उसने 5 रुपए वापस नहीं किया आपको। बात ऐसे होता ना, आपने उसके 2-3 दफा देखा तो फिर भी पैसे वापस नहीं किए। उन्होंने कहा सर जी चेंज नहीं है। बाबा था कोई पिज्जा वगैरह मंगाया ना, वो भी ऐसे ही कर रहे थे। मैंने हालांकि अंदाजा होता है कि कस्टमर ने एग्जैक्ट पैसे थोड़ी तो चेंज लेके आना चाहिए, कहते नहीं है। आपने कहा 5 रुपए से मुझे नहीं दिए, आपने 2 से कहा आइंदा इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं भरवाना, ये जो पैसे बच जाते हैं ना 4, 5, 7 रुपए, ये वापस नहीं करता।
अच्छा, अब जो ऑफिशियली अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है रेवेन्यू, वो आपके ख्याल में कितना रिकॉर्ड हुआ? 275 या 280? 275। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट है? अब बताइए, क्या ये ऑडिट रिस्क है? नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल में प्रॉब्लम। क्या बिजनेस रिस्क है? बिजनेस क्यों? गुडविल खराब हो गई, आपने कहा आइंदा इधर नहीं है। तो याद रखिए, बिजनेस रिस्क अलग कंसेप्ट है, ऑडिट रिस्क। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको ऐसी एग्जांपल दी है कि एक आ रहा है, दूसरा रिस्क नहीं आ रहा। हमारे सिलेबस में जो वो हमें सिखाएगा ना, तो जाहिर है कौन सी वाली सिखाएगा? वो वाले बिजनेस रिस्क सिखाएगा जिनसे ऑडिट रिस्क भी बन रहा है। ठीक है, वो वाले बिजनेस है। ये जो स्टूडेंट कैफ 6 पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे या पढ़ा है उन्होंने एमएफए, उसमें आपको याद होगा, उसमें भी एक टॉपिक है जिसमें मल्टीपल टाइप्स के रिस्क बताता है। फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिटिगेशन रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, आईटी सिक्योरिटी रिस्क, ये सारे रिस्क बिजनेस रिस्क है। उनमें से कुछ बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन ऑडिट में हम कौन से रिस्क पढ़ेंगे? वो बिजनेस रिस्क जो ऑडिट रिस्क भी है, वही पढ़ना बनता है ना, खुद बताएं। ठीक है, जब एमएफए में जाएंगे तो वही रिस्क पढ़ेंगे जो बिजनेस का रिस्क है, उधर ऑडिट रिस्क कोई नहीं पढ़े। हालांकि हो सकता है कुछ ऑडिट रिस्क भी बनते हो, लेकिन वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और जबकि यहाँ भी ऑडिट में जो हम रिस्क पढ़ेंगे तो वो होंगे, वो इसमें भी बिजनेस रिस्क होंगे, लेकिन सिर्फ वही बिजनेस रिस्क जो ऑडिट। तो यहाँ पे जरा देखिए, ये बिजनेस रिस्क जितने भी हैं वो देखिए आगे, इस बिजनेस रिस्क की वजह से कह रहा है ऑडिट रिस्क भी है ना। ये बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, नजर आ रहे हैं 2 कॉलम? ये बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क। और फिर नेक्स्ट पेज पे जाके वो ऑडिट रिस्क सब्सटेंटिव। तो वापस आ जाए, कहां पे थे हम? ऑडिट रिस्क, हाँ बिल्कुल, और प्रोसीजर के ऊपर। बिजनेस रिस्क को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें, वो बाद में पढ़ेंगे। वापस आ लीगल एक्शन। हाँ, तो किसी ने अगर लीगल एक्शन ले लिया, कंपनी ने 100 मिलियन का लाइसेंस लिया, बाद में पता चला जिस बंदे ने लाइसेंस दिया था वो 2 नंबर था, कॉपी का लाइसेंस लिया। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। ऐसा ही है, अगर कंपैटिटर कहे सर इन्होंने फार्मूला जो खरीदा है वो फेक सप्लायर वेंडर से खरीदा है, 2 नंबर वेंडर से खरीदा, उसने हमारा चोरी किया था, अब इनको ऑर्डर दिया जाए कि ये इस फार्मूला के मुताबिक प्रोसेसिंग रोक दे, तो क्या अब जो राइट हमने इंटेंजिबल खरीदा वो किसी काम का रहा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। समझ लीगल एक्शन बाय अदर पार्टीज ऑन इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ कॉपीराइट्स, यानी वायलेशन। नेक्स्ट, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट। ये आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कौन सा रिस्क है? कौन सा? हाँ, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने तसल्ली से पढ़ ली होगी या पढ़ लेनी। ये समझ आ रही है ना क्या लिखा हुआ है? कोशिश की आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज में। एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की सेल परचेज में क्या रिस्क है? कि अगर परचेज किया है ना तो रिस्क है सारे कैपिटलाइजेबल एक्सपेंस कैपिटलाइज हो गया कि नहीं, कहीं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिसक्लासिफिकेशन नहीं होगी? परचेज में क्या रिस्क है? रेवेन्यू और कैपिटल में मिसक्लासिफिकेशन तो नहीं होगी? डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट में क्या रिस्क है? कि क्या प्रॉफिट या लॉस सही रिकॉर्ड किया कि नहीं? नेक्स्ट, न्यू काउंटिंग और लीगल रेगुलेशन। भाई जब भी कोई काउंटिंग स्टैंडर्ड या लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं आ जाएं, वो मैं एक ही रिस्क है, सही से अप्लाई हुई है कि नहीं। ठीक है, और अगर सही से अप्लाई नहीं हुई तो नॉन कंप्लायंस है, पेनल्टी पे करना पड़ेगी। इनकम या एक्सपेंस एडवांस में रिसीव या पे हो रहा है। अच्छा, आपको मैं प्रैक्टिस में बताऊं, आपको ये जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा ना तभी इसकी समझ आएगी, यहाँ पे समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिस में जो क्लाइंट के अकाउंटेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा रूटीन की एंट्री पास करते हैं कैश बेस के ऊपर, अक्रूवल बेसिस के ऊपर अमूमी तौर पर वो नहीं करते। ठीक है, यानी अगर फर्ज कीजिए उन्हें कैश रिसीव हुआ ना, तो वो सिंपल कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, चाहे वो कैश एडवांस में क्यों ना रिसीव हुआ। किसी कस्टमर ने एडवांस में कैश दे दिया ना और कहा कि सर महीने बाद इसे डिस्पैच कर दीजिएगा, हमें ये अंदाजा है कि हमें उसे एडवांस ट्रीट करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में जो अकाउंटेंट है वो क्या करते हैं, इसको इनकम कैश डेबिट इनकम क्रेडिट कहते हैं। सर आज भी इनकम क्रेडिट होनी है, कल भी जब चीज डिलीवर करेंगे तब भी अल्टीमेट एंट्री तो क्रेडिट में जाएगी, इनकम में जाएगी। याद रखिए, हमारे असूलों के मुताबिक, काउंटिंग के असूलों के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए डिस्पैच ऑफ गुड पे, लेकिन क्लाइंट की आदत होगी रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है रिसीट ऑफ कैश की बेस पे अमूमी तौर पे, इसीलिए रिस्क है, मे भी ना हो लेकिन हमने इसको चेक करना। और इसी तरह परचेजेस रिकॉर्ड की जाती हैं रिसीट ऑफ गुड्स में, जबकि हमारे क्लाइंट का अकाउंटेंट कब रिकॉर्ड करता है? ये पेमेंट के ऊपर। क्लियर? अच्छा, अब जरा सुनिए, उसने एक क्वेश्चन में बोला कि सप्लाई, हमारी एक वेबसाइट है कंपनी की, वो वेबसाइट इंटीग्रेटेड है सेल्स सिस्टम के साथ। कोई भी कस्टमर जब ऑर्डर देता है वेबसाइट पे तो सेल्स सिस्टम के साथ चूंकि इंटीग्रेटेड है, ऑटोमेटिकली सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में, एक हफ्ते के बाद चीजें डिस्पैच कर दी जाती हैं उस कस्टमर को। बताइए इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है भाई? अभी डिस्पैच ही नहीं की, सेल पहले रिकॉर्ड कर ले। इसी तरह याद रखिए कि हो सकता है कि क्लाइंट, जैसे बाज़ औक़ात सेल्स की ट्रांजैक्शन में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट फेजेस होते हैं, सेल्स ऑर्डर, डिस्पैच, कैश रिसीविंग।
इन तीनों में से किस फेज पे सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए? डिस्पैच पे। यही सिखा रहा है कि अगर सेल्स ऑर्डर की बेस पे सेल रिकॉर्ड हो रही है वो भी गलत, और सीआई शीट की बेस पे हो रही है वो भी गलत। और अमूमी तौर पे ये गलतियां कब ज्यादा होती हैं? जब कैश एडवांस में रिसीव हो रहा हो। कैश एडवांस में रिसीव यहाँ पे हो रहा हो, यानी अगर कैश रिसीव, इन शॉर्ट समझ लें, कैश रिसीव या पे किसी और पॉइंट पे हो रहा है, चीजें रिसीव या डिस्पैच किसी और पॉइंट पे हो रही है, तो हमारे लिए एज ऑडिटर रिस्क क्या है कि क्लाइंट डिस्पैच या सीट ऑफ गुड्स की बजाय कैश की बेस पे रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। ये हमने चेक करना है। डन, आगे चलते हैं। रिवैल्यूएशन, क्या रिस्क है रिवैल्यूएशन में? इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो एक्सपर्ट अगर कंपिटेंट ना हुआ, इंडिपेंडेंट ना हुआ, या तो अनजाने में या जानबूझ के मैनेजमेंट के साथ मिलकर गलत वैल्यूएशन साइन कर देगा। अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल, पिछले साल की सेल्स बहुत ज्यादा है। अच्छा नोट करें, डिक्रीज इन सेल में रिस्क था इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट में, लेकिन अनयूजुअल इंक्रीज इन सेल में कौन सा रिस्क है? ओवरस्टेटमेंट। बोनस ऑन अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट, अगर सीएफओ से कहा भैया जितनी सेल हुई 10% तुम्हारा बोनस, रिस्क है क्या? ओवरस्टेटमेंट करेगा। क्यों करेगा? ठीक है, इसको आपने मिलता जो थीम है ना आपका इस रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी का, वो वैसा ही है स्टाइल जैसा कोड ऑफ एथिक्स का। इंफॉर्मेशन दी, थ्रेड्स आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लेन किया, फिर कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया। सिग्निफिकेंस नहीं है रिस्क में। उसी तरह यहां पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, रिस्क आइडेंटिफाई किया, रिस्क एक्सप्लेन किया, और इसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर। ठीक है, ये तकरीबन उसी स्टाइल की केस स्टडी है। डिक्लाइन इन सेल इम्पेयरमेंट, डिस्ट्रॉयड और अनयूज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड फिक्स्ड एसेट, इम्पेयरमेंट का रिस्क। फॉल्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई गड़बड़ है, इसका मतलब क्या हुआ? इम्पेयरमेंट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरीज कैंसिल्ड और कस्टमर गोज बैंकरप्ट। एक मिनट आया था भाई, स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, इसका इफेक्ट इन्वेंटरी पे जाना चाहिए, दोनों पे जाएगा, इन्वेंटरी पे भी और उस इन्वेंटरी को बनाने की जो मशीनरी है। अच्छा, अगर स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरी वाला कस्टमर बैंकरप्ट हुआ है तो इसका इंपैक्ट तो डेटर में जाना चाहिए, उस पे भी जाएगा, लेकिन उसके लिए जो मशीनरी बना रहे होंगे। इन्वेंटरी इज हेल्ड एट वेरियस लोकेशन, इन्वेंटरी बहुत सी लोकेशन पे है, वेरीफाई एक टाइम में वेरीफाई करना मुश्किल होगा। इन्वेंटरी थर्ड पार्टी के पास है, कंपोनेंट राइटर को भेजना पड़ेगा, मुश्किल होगा। इन्वेंटरी फिजिकल काउंट बैलेंस शीट डेट पे नहीं है, बैलेंस शीट डेट से पहले या बाद में काउंट किया गया है, तो बैलेंस शीट डेट पे वर्किंग रिवर्स वर्किंग करके पहुंचना मुश्किल होगा। ये समझ आ रही है रीजंस? पेंडिंग लिटिगेशन में क्या रिस्क है? लिटिगेशन की बहुत सी रीजन हो सकती है, ये रीजंस है। इन शॉर्ट बड़ा रिस्क क्या है? पेंडिंग लिटिगेशन है। क्या रिस्क है? प्रोविजन, हाँ, कंटिंजेंट लायबिलिटीज की प्रोविजन और डिस्क्लोजर। प्रीडिसेसर राइटर कहता है मैंने पॉइंट नहीं होना, क्लाइंट ने बहुत कम टाइम टेबल दिया है, शेड्यूल बहुत टाइट है, कम दिन दिए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, सेल प्राइस डिक्रीज हुई, डिमांड प्रोडक्ट की डिक्रीज हो गई, प्रोडक्ट सही काम नहीं कर रही, उसमें प्रॉब्लम नजर आई, इन्वेंटरी फिजिकली डैमेज है, न्यू प्रोडक्ट कंपनियां कंपेटिटिव में, ये सारी इंफॉर्मेशन इन्वेंटरी से, इस सब की वजह से कौन सा रिस्क आ रहा है? इन्वेंटरी के ऑब्सोलीट होने का रिस्क। और फिर अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में स्टाफ पूरा ना हो, कम हो, या डिपार्टमेंटल हेड मौजूद ना हो, तो अकाउंटिंग सिस्टम में गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिक्रीज इन करंट रेशो, अच्छा ये अगर फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हो, ये मल्टीपल फाइनेंशियल इश्यूज है, जब मल्टीपल फाइनेंशियल इश्यूज हो फिर गोइंग कंसर्न का रिस्क है। क्लियर? अच्छा ये एग्जांपल थी, उम्मीद है आपको ज्यादातर एग्जांपल समझ आ गई होंगी। आज आपने प्रोसीजर के ऊपर फोकस करना है, आज घर जाके किसके ऊपर फोकस करना है? आज प्रोसीजर पढ़ने हैं, और जहां पे कुछ प्रोसीजर उसने इसी चैप्टर में बता दिया, कुछ उसने बोला हुआ है दूसरे चैप्टर में, हो सके तो वो पढ़ लीजिएगा दूसरे चैप्टर में जाकर। लेकिन कल कितने स्टूडेंट्स ने प्रोसीजर पढ़े? अच्छा बेहतरीन। कितने स्टूडेंट्स को 30% 30% प्रोसीजर समझ आ गए? बेहतरीन बेहतरीन। हर तीन में, हर एरिया में से, हर रिस्क में से अगर एक प्रोसीजर, सिर्फ एक प्रोसीजर भी आपको समझ आ गया, हक अदा हो गया, हक अदा हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी मैं असल में ये चाह रहा हूं कि आप जजमेंट की बेस पे ये टॉपिक करें, ये ज्यादा बेहतर आसान है, यानी बजाय ये कि रटा लगाना इधर ये। अब देखिए अगर इनमें से कोई चीज आपके सामने आ जाए, खुद से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें ये रिस्क राइज होता है। अच्छा अब एक मिनट, दो बहुत ही अहम बातें, उसके बाद लेक्चर खत्म। असाइनमेंट आज की होगी प्रोसीजर के ऊपर फोकस करना, दो बहुत ही अहम बातें, उसके बाद लेक्चर खत्म। पहली बात, इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई होता है, ये तो आपको पता चल गया ना। डिक्रीज इन सेल से कौन सा रिस्क अराइज होता है?
ऑब्सोलीट इन्वेंट्री और इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी। क्लियर? इस एग्जांपल को नोट कर लें। डिक्रीज इन सेल, 2 रिस्क, एक इंफॉर्मेशन 2 रिस्क, एक इंफॉर्मेशन 2 रिस्क। ठीक है? डिक्रीज इन सेल, इससे ऑब्सोलीट इन्वेंट्री और इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी का रिस्क। दूसरा, मुझे ये बताइए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो, कौन सा रिस्क है? प्रोविजन फॉर बैड। और डिस्प्यूट विद डेटर हो तो भी प्रोविजन का रिस्क। इस एग्जांपल में और प्रीवियस एग्जांपल में क्या फर्क है? प्रीवियस एग्जांपल में एक इंफॉर्मेशन से मल्टीपल रिस्क थे, इसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन से सेम रिस्क है। यानी एक इंफॉर्मेशन से कई रिस्क भी आ सकते हैं और कई इंफॉर्मेशन से एक रिस्क भी आ सकता है। ये बात समझ आई कि नहीं है? अब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अगर एक क्वेश्चन में उसने इंफॉर्मेशन दी है एक, उससे रिस्क निकले 2, जैसे डिक्रीज इन सेल है, एक हुआ इन्वेंट्री का, एक हुआ मशीनरी का, दोनों इकट्ठे डिस्कस करेंगे रिस्क के अलग अलग बॉक्स में। दोनों रिस्क अलग अलग बॉक्स में आएंगे, पक्का? इकट्ठे नहीं करने, अलग अलग करेंगे। करेक्ट। अगला सवाल, और अगर बहुत देखिए रिस्क अलग अलग है तो प्रोसीजर भी अलग अलग होंगे, वो तो कंफर्म है। एक इंफॉर्मेशन से 2 रिस्क आए, इकट्ठे डिस्कस करने के अलग अलग। अब सुने, बहुत सी इंफॉर्मेशन से, 2 इंफॉर्मेशन से एक रिस्क इंक्रीज हो रहा हो, अलग अलग करेंगे कि इकट्ठा? शाबाश, इकट्ठा करेंगे इसको। इसलिए जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ये, जैसे ये देखिए, ये बहुत सी इंफॉर्मेशन है, इस सब से एक ही रिस्क आ रहा है, मैंने इसको इकट्ठा कर दिया। लेकिन ऊपर चल के देखें आप, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री है ना, इससे 2 रिस्क आ रहे थे, एक आ रहा था नॉन करंट एसेट का, ये मैंने अलग कर दिया। क्यों? रिस्क। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर एक इंफॉर्मेशन से 2 रिस्क हो, दोनों को अलग अलग डिस्कस करना है, और अगर बहुत सी इंफॉर्मेशन से एक रिस्क हो, उनको इकट्ठा करना है। रिस्क हमारे लिए अहम है, हर रिस्क अलग अलग डिस्कस करना है। क्लियर? भाई ये बात समझ, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं थी? अच्छा थी टेक्निकल। आखिरी बात सुन ले फिर, लेकिन ये बात आम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी। जिनका IQ 120 प्लस है ना, उनको नहीं आएगा। कितने स्टूडेंट्स का है IQ 120 प्लस? शाबाश शाबाश, ये इनके लिए बता रहा हूं। अगर रिस्क और डेवलपमेंट कॉस्ट में प्रोसीजर किस एरिया पे परफॉर्म होंगे? डेवलपमेंट कॉस्ट में। ओ बिल्कुल। रिस्क अगर हो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में, प्रोसीजर किसके होंगे? भाई जिस जगह पे रिस्क उसी जगह पे प्रोसीजर। रिस्क जिस दर्शन में उसी दर्शन में प्रोसीजर। रिस्क हो क्रेडिटर में, प्रोसीजर कहां से होंगे? क्रेडिटर में। जिस जगह पे रिस्क उसी जगह पे प्रोसीजर। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट में रिस्क है, प्रोसीजर कौन से होंगे? फिक्स एसेट पे। जहां पे रिस्क वहां पे प्रोसीजर। अगर गोइंग कंसर्न का रिस्क हो तो प्रोसीजर किस एरिया में परफॉर्म? किसी स्पेसिफिक एरिया में, क्या ओवरऑल? ओवरऑल। अच्छा, अगर CFO ही चला गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बगैर किसी हेड के काम कराई थी ना, एग्जांपल ये फ्यू ओवरबर्डन स्टाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्किंग विदाउट हेड, तो फिर रिस्क किस एरिया में है? प्रोसीजर क्या किसी एक एरिया में होंगे? इसका मतलब ये हुआ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये उसने बताया हुआ है, रिस्क असेसमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसमें स्टार्ट में बड़ी एग्जांपल के तौर पे बताया है कि जो हमारे रिस्क होते हैं ना, कुछ रिस्क होते हैं जिनका इफेक्ट स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक असर्शन में होता है, यानी स्पेसिफिक एरिया में, उन्हें कहते हैं रिस्क एट असर्शन लेवल। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट किसी एक आधे एरिया में नहीं, तकरीबन बहुत से एरियाज में या तकरीबन सारे, उन्हें कहते हैं रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। जिनका इफेक्ट स्पेसिफिक असर्शन पे होता है उन्हें कहते हैं रिस्क एट, और जिस रिस्क का इफेक्ट परवेसिवली इफेक्ट कर रहा होता है फाइनेंशियल रिस्क एट फाइनेंशियल। आप नोट कीजिएगा घर जाके प्रोसीजर पढ़ते हुए, एक तो ये देख, जो रिस्क एट असर्शन लेवल होगा ना, उस पे आपको असर्शन के रिस्क मिलेंगे। डेटर है तो डेटर में ये करो, डेटर में वो करो, डेटर में ये करो, क्रेडिटर ये करो, क्रेडिटर का ये करो। लेकिन जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होंगे ना, उनमें आपको प्रोसीजर डिफरेंट मिलेंगे, वो किसी एक एरिया पे फोकस नहीं कर रहे होंगे। नोट कीजिएगा घर जाके, नोट कीजिएगा। मैंने 2 बातें आपको बताई एंड में। नंबर 1, एक रिस्क से, एक इंफॉर्मेशन से मल्टीपल रिस्क हो, अलग अलग करना है। लेकिन अगर मल्टीपल इंफॉर्मेशन से एक ही रिस्क हो, उसको इकट्ठा करना है। ये समझ आ गई? दूसरी बात मैंने ये बताई कि रिस्क को ना गौर से पढ़ें।
कुछ रिस्क होंगे जो स्पेसिफिक एरिया को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं रिस्क एट असर्शन लेवल। उनके प्रोसीजर भी एरिया स्पेसिफिक होंगे, लेकिन कुछ रिस्क होंगे जो किसी स्पेसिफिक एरिया को अफेक्ट नहीं करे, जैसे गोइंग कंसर्न का इशू, वो तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तबाह करके रख देता है। इसे ऐसे रिस्क को क्या कहते हैं? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ऐसे रिस्क का इफेक्ट पर इसमें किसी एक एरिया पे फोकस नहीं करना होता, इसमें सारे ओवरऑल। शाबाश, ओवरऑल। आखिरी सवाल, 2 एग्जांपल। अगर ये आपने जवाब दे दिया, आपने रिस्क असेसमेंट का आज तक का हक अदा कर दिया। 30 सेकंड के अंदर 2 सवाल पूछूंगा, बल्कि 2 रिस्क बताऊंगा, आपने बताना है दोनों असर्शन लेवल के हैं, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के, या एक असर्शन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। सुने, सीएफओ से बोला, नहीं सीएफओ से नहीं बोला, सेल्स टीम से बोला जितनी सेल्स 10% बोनस आपका। फिर सीएफओ से बोला जितना प्रॉफिट 10% बोनस आपका। दोनों में पहले बताए, पहले वाले में रिस्क क्या है? सेल्स ओवरस्टेट करें, रिस्क एट। क्यों? इसमें परचेज में रिस्क नहीं है, फायदा ही कोई नहीं है उनको। एक्सपेंस में रिस्क नहीं है, फायदा ही कोई नहीं है उनको। किस में रिस्क है? तो ये रिस्क एट। और जब सीएफओ को बोला तेरे को प्रॉफिट का 10% देंगे फाइनेंशियल, क्यों बोला? वो सेल्स को भी उल्टाएगा, वो हर एक्सपेंस को भी उल्टाएगा। हर समझ रहे? रिस्क एट असर्शन लेवल, रिस्क एट, समझ आया? शाबाश, बेहतरीन, बहुत अच्छा चल रहे हैं। अगर जो आप मुझे बता रहे हैं वैसा ही है तो रिस्क समझ आ रहे हैं ना? आज प्रोसीजर पढ़े, आज प्रोसीजर किची बिची कर दे, जाके दबा के पढ़े उसको, प्रोसीजर बार बार पढ़े, बार बार। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।